नमस्कार, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल श्री कृष्ण आईएएस में। तो आज के इस एपिसोड में हम इकोनॉमिक्स जो कि हम पार्ट 1 पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। तो इसमें हम पार्ट 2 नंबर देखने वाले हैं जिसमें कि उससे आगे का हम देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है? तो आइए आगे चलते हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स वाले हम इस पार्ट को देख चुके हैं। नेक्स्ट है फिलिप कर्व, कुज़नेट कर्व, लैफर कर्व, उत्पादन मूल्य सूचकांक यानी प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, ठीक है? ये 4 है जो बहुत बार पूछा गया है हर एग्ज़ाम में। तो फिलिप कर्व किसे कहते हैं? ए.डब्ल्यू. फिलिप जो कि न्यूज़ीलैंड के थे, उन्होंने 1958 में मुद्रास्फीति और बेरोज़गारी के बीच में जो नकारात्मक संबंध को दिखाए थे एक चार्ट के थ्रू, उससे उससे जो चार्ट का रेखा बना है, उसे ही फिलिप वक्र कहते हैं। देखिए, इस एक्स एक्सिस पे बेरोज़गारी को दिखाया गया है और वाई एक्सिस पर मुद्रास्फीति को। इन दोनों के बीच में जो नेगेटिव संबंध आ रहे हैं, उन्हें ही फिलिप्स वक्र कहा जाता है। बात कुज़नेट कर्व की करें तो प्रति व्यक्ति आय और आय असमानता, प्रति व्यक्ति आय पीसीआई पर कैपिटा इनकम और आय असमानता जब दिखाया जाए, तो ये एक कुज़नेट कर्व आता है जो कि देश की स्थिति जो कि अविकसित हैं, विकासशील हैं और विकसित हैं, इन सभी को बताता है, ठीक है? लैफर वक्र के बारे में बात करें तो कर दर और कर राजस्व जो है, टैक्स रेट एंड टैक्स रेवेन्यू जो हैं, उनके बीच संबंध को हम लैफर वक्र पे दर्शाते हैं। यही पूछा जाता है कि लैफर वक्र पे किसको दर्शाया जाता है? तो कर दर और कर राजस्व को दर्शाया जाता है। उत्पादन मूल्य सूचकांक यानी प्रोड्यूसर अब ये नेक्स्ट टॉपिक है कि उत्पादक मूल्य सूचकांक, जैसे हम पढ़े हैं सीपीआई, फिर डब्ल्यूपीआई, फिर आईआईपी, इसके बाद हम पढ़ेंगे पीपीआई, ठीक है? तो पीपीआई वही है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स जो है, उत्पादक द्वारा कीमत में अगर उत्पादक के स्तर पे अगर कीमत में कुछ परिवर्तन होता है, तो ऑटोमेटिक है कि वस्तु और सेवा का दाम जो है ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, क्योंकि लागत बढ़ेगा और लागत बढ़ेगा तो वस्तुएँ बाज़ार में महँगी साबित होंगी। तो ये उत्पादक के स्तर पे मापा जाता है। तो इसमें वस्तु और सेवा दोनों कीमत की माप की जाती है। ध्यान रखिएगा कि डब्ल्यूपीआई में सेवा नहीं माप की जाती है, सीपीआई में सेवा और वस्तु दोनों की माप की जाती है और पीपीआई में भी वस्तु और सेवा की दोनों माँग की जाती है, ठीक है? खाद्य सूचकांक में ये दिखाया गया है कि सीपीआई और डब्ल्यूपीआई बेहतर मापते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है कि बीएन गोल्डार समिति जो कि 2014 में बीएन गोल्डार साहब के निर्देशन में आया था, जो कि बताए थे, उन्होंने कहा था कि डब्ल्यूपीआई से बेहतर है पीपीआई, ठीक है? बोले थे कि डब्ल्यूपीआई अगर आप माप रहे हैं तो उसमें सेवा छूट जाता है और अगर पीपीआई मापते हैं तो ये संपूर्णतः के स्तर पे होता है। जैसे कि मेन बेसिक जड़ पता चल जाता है कि क्या प्रोड्यूसर हैं, उत्पादक हैं, उनके स्तर पे प्राइस हाइक हुआ है यानी दाम बढ़ा है, तो निश्चित ही जाकर वस्तुओं का दाम में वृद्धि होगा। तो ये बीएन गोल्डार साहब ने बताया था कि पीपीआई बेहतर रहता है क्योंकि प्रोड्यूसर के स्तर पे वृद्धि को माप लिया जाता है। इसके बाद एक आईपीआई जो है, आईआईपी जिसे इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ प्रोडक्शन होता है, ये एक मापा जाता है जो कि इंडस्ट्रियल के स्तर पे मापा जाता है। और एफएओ जो खाद्य सूचकांक है, ये एक स्तर पे फूड के लिए है और एग्रीकल्चर के लिए है, ठीक है? देखिए, यही है उसका विस्तार है कि बीएन गोल्डार समिति 2014 में सिफारिश किए थे कि डब्ल्यूपीआई से बेहतर है पीपीआई और पीपीआई का बेस्ट ईयर जो रखा जाना चाहिए वो 2011 से 12, ठीक है? और पीपीआई में सेवा कीमत भी शामिल है, इसलिए बेहतर है, जो कि हम आपको बता चुके हैं। इसके बाद इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स जो है, इसके उद्योग समूह के विकास की दर को मापना, यानी उद्योग में समूह जो है, ग्रुप है, उनके विकास को मापा जाए। और विनिर्माण क्षेत्र का प्रमुख आर्थिक संकेतक है, यानी विनिर्माण जहाँ कंपनियां निर्माण करती हैं, प्राथमिक क्षेत्र द्वितीय स्तर पे, जो कि प्राथमिक क्षेत्र जो रॉ मटेरियल है वहां से आकर, तो उनके स्तर पे आर्थिक संकेतक के रूप में किया जाना चाहिए। और सीपीआई जो है, खाद्य सूचकांक में अनाज और उत्पादक का भार लगभग, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि सीपीआई में जो है 34.2% है अनाज और उत्पाद का, इसलिए ये सबसे बेहतर हो जाती है क्योंकि हमें सबसे ज़रूरी चीज़ है खाद्य, ठीक है? नेक्स्ट है कि एफएओ जो है, खाद्य वस्तुओं में अंतर्राष्ट्रीय कीमत में परिवर्तन, यानी फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये अंतर्राष्ट्रीय कीमत में परिवर्तन के बारे में बात करता है, जिसमें कुल 5 वस्तु प्रमुखता से शामिल होते हैं, उनके प्राइस को देखा जाता है, जैसे वनस्पति तेल, मांस, डेयरी, अ
चीनी और अनाज हैं, ठीक है? इसके बाद देखा जाए कि 8 मुख्य उद्योग हैं, जैसे आईआईपी की अगर कैलकुलेशन की जाती है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स की, तो इसमें आईआईपी में 40% भार होता है, तो इसमें 8 प्रमुख उद्देश्य देखा जाता है कि मतलब 8 प्रमुख जो उद्देश्य नहीं है, 8 प्रमुख कंपनियाँ मतलब कि वस्तुएँ देखी जाती हैं, कौन-कौन सी में वृद्धि होती हैं। पहला है रिफाइनरी जिसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, बिजली सेकंड नंबर पे, स्टील थर्ड नंबर पे, कोयला जो है 4 नंबर पे, 5 नंबर पे कच्चा तेल, सीमेंट 6 पे, नेचुरल गैस 6 पे, सीमेंट 7 पे और उर्वरक 8 पे। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, इसको आप याद रखिएगा। इसके लिए हम एक फ़ॉर्मूला भी मतलब एक ट्रिक है कि आरबीएस जो है इसको एक बार याद रखिए, सीकेएस सीकेएनएसयू। आर से रिफाइनरी, बी से बिजली, एस से स्टील, सी से कोल, के से कच्चा तेल, एन से नेचुरल गैस, एस से सीमेंट, यू से उर्वरक। इस अगर आपको जैसे भी याद रखना है, लेकिन हम ये एक सहूलियत के अनुसार जो कि आपको बता दिए। आरबीएस एक बार फिर से, आरबीएस, सीकेएनएसयू ये है, ठीक है। नेक्स्ट है कि 2 अलग-अलग वर्ष में आर्थिक गतिविधि और गैस कीमत परिवर्तन, जैसे बेस्ट ईयर हमें रखा जाता है, जो कि अभी आज मतलब इस 2025 में बेस्ट ईयर के बारे में प्रमुख संशोधन हुए हैं। सीपीआई के बेस ईयर में परिवर्तन हुआ है, जीडीपी के बेस ईयर में परिवर्तन हुआ है और एक और है जिसके बेस्ट ईयर में परिवर्तन हुआ है। तो बेस्ट ईयर क्यों रखा जाता है? कोई मानक तो होना चाहिए ना? तो ये मानक है क्या? जैसे 2 अलग-अलग वर्ष में आर्थिक गतिविधि और गैस की कीमत में परिवर्तन का मापन लगभग स्थिर फ्लक्चुएट नहीं करना चाहिए, जिससे कि कभी ऊपर कभी नीचे नहीं होनी चाहिए उसकी कीमत में। और आधार वर्ष जो चयन के मानक हैं, वो जिस वर्ष उत्पादन स्तर ठीक हुआ होता हो, मतलब कि उत्पादन स्तर जिस वर्ष ठीक है और जिस वर्ष मानसून ठीक है और जिस वर्ष सामान्य कीमतों में अधिक परिवर्तन नहीं है, यानी उत्पादन स्तर भी ठीक होना चाहिए और मानसून भी ठीक होना चाहिए और सामान्य कीमत में अधिक परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उसको बेस ईयर रखा जाता है। भारत में डियरनेंस अलाउंस जो डीए है, वो कौन तय करता है? सीपीआई के द्वारा तय किया जाता है, डीए, ठीक है। नेक्स्ट है कि मुद्रास्फीति के प्रभाव क्या है? मुद्रास्फीति के प्रभाव बात करें कि अमीर और गरीब में सबसे ज़्यादा मुद्रास्फीति के प्रभाव किस पे पड़ते हैं? तो अमीर को मुद्रास्फीति बढ़ने से अमीर का जो धन है वो बढ़ने लगता है, गरीब की मुद्रास्फीति अगर डाउन होती है तो गरीबी बढ़ने लगती है, ठीक है? उपभोक्ता एवं उत्पादक स्तर पे उपभोक्ता जो है व्यय ज़्यादा करेंगे, उत्पादक लाभ कमाएँगे, ठीक है? निश्चित और परिवर्तनशील आय यानी इस सभी आप देख लीजिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है और इससे आपको दिमाग लगाना है कि जैसे कॉमन सेंस पे निर्भर है कि मुद्रास्फीति अगर बढ़ते हैं यानी महँगाई बढ़ती है तो किसको लाभ होता है और महँगाई घटती है तो किसको लाभ होता है, ठीक है? तो ये आप अपने सेंस से भी पता कर पाएँगे, ठीक है? इसके बाद बात करें कि मुद्रास्फीति का नियंत्रण कैसे किया जाए? मतलब कि मुद्रास्फीति का मतलब एक ही बात ध्यान रखिएगा कि जो मूल्य है किसका? वस्तु का मूल्य है अप हो जाना और फिर जो मुद्रा है, मुद्रा का मूल्य जो है, मूल्य कम हो जाना और मुद्रा की संख्या मुद्रा की संख्या बढ़ जाना। ये 3 कंडीशन हमेशा याद रखिएगा कि जब भी मुद्रास्फीति की बात की जाए तो ये तीनों आपको दिमाग में चलना चाहिए कि अगर मुद्रास्फीति हुआ है तो वस्तु के मूल्य में कमी हो जाती है, मुद्रा के मूल्य में कमी हो जाती है, सॉरी वस्तु के मूल्य बढ़ जाते हैं और मुद्रा के मूल्य कम हो जाती हैं और फिर मुद्रा की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है लोगों के पास, ठीक है? आगे बढ़ते हैं कि मुद्रास्फीति का नियंत्रण के बारे में बात करें तो सबसे पहला होता है कि एक राजकोषीय नीति बनाई जाती है, एक मौद्रिक नीति बनाई जाती है और एक प्रशासनिक नीति बनाई जाती है। राजकोषीय नीति कौन बनाता है? ये सरकार बनाती है, ठीक है? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार में कौन? वित्त मंत्रालय। किसके थ्रू? बजटरी नीति के द्वारा। यानी सरकार जो है राजकोषीय नीति एक बनाती है जो कि वित्त मंत्रालय के अधीन बजटरी नीति है, उसी के तहत मुद्रास्फीति को कंट्रोल कर सकती है। तो ये सरकार भी जिम्मेदार है और जवाबदेह है मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए। इसके बाद एक मौद्रिक नीति आती है, मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है? तो ये कौन बनाता है? आरबीआई। यानी
मुद्रास्फीति का नियंत्रण कौन कर सकता है? आरबीआई भी कर सकती है, किसके थ्रू? अपने मौद्रिक नीति के थ्रू। अब ये सभी क्या है, राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, प्रशासनिक नीति, ये हमें ऐसा नहीं है कि शॉर्ट में निकल जा रहे हैं, पूरे विस्तार से देखेंगे। थोड़ी-सी बस जस्ट एक पैरा में, ठीक है? तो एक प्रशासनिक नीतियाँ बनाई जाती हैं, जो कि इन दोनों के थ्रू, इन दोनों के द्वारा बनाई जाती हैं, प्रशासनिक नीतियाँ, ठीक है? आइए राजकोषीय नीति की पर हम गौर करें, तो सरकार द्वारा जो राजस्व आय और व्यय जो है, इससे संबंधित है राजकोषीय नीति। वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है कि कीमत स्थिरता, सरकार अपने व्यय और जो राजस्व है, राजस्व आय, ठीक है? सबसे पहले जब सरकारें होती हैं, ये सरकार का फंड है, मतलब कि एक कोष है, फंड जिसे कहते हैं। तो यहाँ से वो कमाएगी, तभी तो जाके यहाँ पे बजट बना के और खर्च कर देगी। तो ये कमाने और खर्च करने, इसी को तो बजट कहते हैं। इसी को तो बजट कहा जाता है कि जो जो सरकार साल भर में क्या कमाई है और फिर अगले वर्ष में क्या खर्च करने वाली है, इसी को का लेखा-जोखा एक बजट कहलाता है। तो एक पॉलिसी होती है, पॉलिसी कि हम इतना कमाए हैं, इतना खर्च करेंगे इस पॉलिसी के थ्रू। तो इससे क्या होगा कि हम अगर अगर खर्च किस प्रकार करेंगे, अगर राजस्व के रूप में अगर करते हैं खर्च, राजस्व व्यय करते हैं, तो सरकार लोगों के पास पैसा ज़्यादा जाएगा, पैसा बढ़ेगा। अगर राजस्व खर्च करती हैं, जैसे कि पेंशन वगैरह ये इत्यादि, आगे देखेंगे कि कौन-कौन सा राजस्व व्यय के अधीन आता है और कौन-सा पूंजीगत व्यय के। तो ये सभी अभी नहीं, लेकिन पैसा किस रूप में खर्च करना है, अगर ये राजकोषीय नीति सरकार बनाती है और सरकार के पैसा खर्च करने का ये तरीका होता है, जिसे राजकोषीय नीति कहा जाता है। तो सरकार क्या करती है कि कीमत स्थिरता भी रखती है कि जैसे बाजार में कीमत में उछाल ना हो, ठीक है? इसके लिए सरकार जवाबदेह है, जिम्मेदार है। तो सरकार अपने व्यय और राजस्व आय द्वारा कीमत चलन को, यानी समझ गए होंगे शायद आप कि व्यय और राजस्व आय द्वारा कीमत चलन को नियंत्रित करती है कि ज़्यादा मात्रा में कीमतों में उछाल ना हो, यानी कम ज़्यादा ना हो, ठीक है? इसके बाद आर्थिक समृद्धि, उत्पादन में वृद्धि करना, जिससे सरकार निवेश दरों में बढ़ाकर उद्योगों को प्रोत्साहित करके प्राप्त करती है। यानी आर्थिक समृद्धि कब होता है? जब उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाता है, यानी कुछ मात्रा में पूंजीगत, ठीक है? पूंजीगत खर्च भी होते हैं, तब जाके उद्योग प्रोत्साहित होते हैं, उससे आर्थिक समृद्धि होती है सरकारों की, ठीक है? देश की। इसके बाद आय असमानता कम करना, यानी निम्न आय द्वारा अमीरों पर अधिक करारोपण करके और निर्धन पर कम करारोपण करके, यानी अमीरों पर अधिक टैक्स लगाया जाता है, निर्धन पे कम टैक्स लगा के, और अमीरों द्वारा लगाए गए टैक्स टैक्स जो है, अमीरों पर लगाए गए जो टैक्स से पैसा कलेक्ट हुआ हुआ होता है, वो निर्धन को वित्तीय लाभ पहुँचाना होता है। ये आय असमानता इससे कम होता है, ठीक है? इसके बाद बात करें कि रोजगार के अवसर प्रदान करना, यानी निम्न उपाय द्वारा, किसके द्वारा? सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यम की स्थापना किया जाता है और निजी क्षेत्र को सब्सिडी और टैक्स कम किया जाता है, जिससे कि रोजगार के अवसर प्रदान किए जाए। राजकोषीय नीति की बात करें तो सरकार के एक व्यय हैं, जो कि हम आपको बताएं कि ये राजस्व व्यय कहलाते हैं। राजस्व व्यय, सरकार के व्यय, ठीक है? और यहाँ से सरकार कमाती है, तो राजस्व आय होता है, ठीक है? राजस्व आय, ध्यान रखिएगा। तो राजस्व व्यय जो है, यानी सरकार के व्यय जो हैं, ये 4 प्रकार हैं, यानी और भी हो सकते हैं, जैसे लोक निर्माण। कहाँ सरकारें खर्च करती हैं राजस्व व्यय के रूप में? जैसे सड़क बनाती है, बाँध बनाती है, पुल बनाती है, तो ये पब्लिक के लिए बनाती है, पब्लिक के लिए बनाती हैं। और इससे सरकारें पुल बना के और सड़क बना के इससे तो पैसा कलेक्ट नहीं करती है, यानी टैक्स के रूप में तो नहीं लेती हैं, ठीक है? इसके बाद सब्सिडी देती हैं। सब्सिडी जो कंपनियाँ होती हैं या फिर किसान होते हैं, जैसे आपको किसान को खाद में, उर्वरक में, फर्टिलाइज़र्स में सब्सिडी देना होता है, तो उस पे सरकार व्यय करती है, जिसे राजस्व व्यय के रूप में कहा जाता है। जैसे सरकारें लोक कल्याण के रूप में खर्च करती हैं, जैसे छात्रवृत्ति देती हैं, पेंशन देती हैं सरकार, तो वो राजस्व व्यय के रूप में खर्च करती हैं। फिर सेना पर व्यय करती हैं, तो ये भी राजस्व व्यय के रूप में करती हैं, ठीक है? इसके बाद सरकार के राजस्व, यानी सरकार जो है आय कहाँ से लाती है, कहाँ से कमाती है? तो टैक्स लगाती है। किस पर? लोगों पर, पब्लिक पर। इसके पब्लिक पर इनडायरेक्ट या डायरेक्ट 2 टैक्सें होते हैं, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट। अब आगे इसकी परिभाषा है कि डायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट। फिर फॉर्म पर,
कंपनी पर इत्यादि पर टैक्स लगाकर कमाती हैं, फिर भी निवेश करती हैं। जैसे सार्वजनिक क्षेत्र की कुछ कंपनियाँ खोली जाती हैं, उसमें वो निवेश करती हैं, पैसा लगाती हैं और फिर वो रोज़गार देती हैं, फिर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है जिससे लोगों को लाभ होता है और लोग इससे पैसा पैसा मतलब कि खरीदते हैं। ये खरीदारी करने से तो सरकारों को लाभ होती हैं, ठीक है? इसके बाद निजी क्षेत्र में भी निवेश करती हैं सरकारें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में रोज़गार पैदा हो और जो वस्तु और सेवा का उत्पादन हो, वो निरंतर वृद्धि करते रहे, जिससे सरकार को भी लाभ मिलता रहे। लोक ऋण जो है, सरकारी बॉन्ड, एनएससी, केवीपी, ठीक है? इत्यादि सभी जारी करके भी सरकार राजस्व आय कमाती है, ठीक है? राजकोषीय नीति से संबंधित प्रमुख अवधारणा है, एक नेचुरल फिस्कल पॉलिसी है। नेचुरल यानी प्राकृतिक जो है राजकोषीय नीति है कि सरकार व्यय और राजस्व को नियंत्रित रखती है। इसे नेचुरल फिस जो कि हमेशा होता है कि न्यूट्रल भी हो जाती है, ठीक है? न्यूट्रल यानी सरकार जो है राजस्व और आय और व्यय को नियंत्रित रखती है, ठीक है? सब प्राइम लेंडिंग या फिर सब प्राइम क्राइसिस होता है जो इस यह एक तब स्थिति होता है कि जब बैंक जो है ऋण वापस अक्षमता यानी बैंक जो है वैसे व्यक्ति को ऋण देती है जो कि ऋण वापस करने में अक्षम हो यानी सक्षम न हो, उसको ऋण दे देता है, तब जाके सब प्राइम क्राइसिस या फिर सब प्राइम लैंडिंग कहलाता है। इससे बैंक पर निगेटिव प्रभाव पड़ता है। एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो 2008 में यूएसए में लेमन ब्रदर बैंक जो है ये सब सब प्राइम लैंडिंग की शिकार बन गई थी, ठीक है? इसके बाद फिजिकल क्लिफ जो होता है ये ऊंची कर दर और कम सार्वजनिक व्यय अचानक करने लगती हैं, ठीक है? ऊंची टैक्स रेट और कम सार्वजनिक व्यय, ठीक है? इसके बाद फिजिकल ट्रैक वित्तीय लाभ देना, आयकर द्वारा अर्थव्यवस्था को नियंत्रण करना यानी सरकार द्वारा अमीरों का पैसा जो है गरीबों में दे देना, तो इसको फिस्कल ट्रैक कहते हैं। फिस्कल कंसोलिडेशन जो कि सरकार द्वारा अपना घाटा और ऋण का नियंत्रण करना, फिस्कल कंसोलिडेशन कहते हैं। जब सरकार अपना घाटा और ऋण का नियंत्रण करती है तो उसे इस स्थिति को फिस्कल कंसोलिडेशन कहते हैं। इसके बाद फिस्कल ग्लाइड होता है जो कि समेकन को चरणबद्ध लागू करना होता है। इसके बाद राजकोषीय नीति के प्रकार, राजकोषीय मतलब फिस्कल पॉलिसी, ठीक है? फिस्कल पॉलिसी, तो राजकोषीय नीति के प्रकार के बारे में बात करें तो एक संकुचनशील नीति होती है। संकुचनशील नीति मतलब सिकुड़ती, ध्यान रखिएगा, सिकुड़ती यानी कम होती, कम होती, ठीक है? एक विस्तारवादी यानी एक्सपैंडिंग जो है या फिर फैलती, ध्यान रखिएगा, फैलती नीति। अब संकुचनशील नीति की बात करें तो इन्फ्लेशन डाउन होता है यानी मुद्रास्फीति इससे नियंत्रण किया जाता है। जैसे देखिए कैसे सिकुड़ेगा, तो एक अगर व्यय कम करेगी सरकार तो लोगों के पास पैसा कम जाएगा, तो लोगों के पास पैसा कम जाएगा तो मुद्रास्फीति कम होगा। ध्यान रखिएगा कि जब लोगों के पास पैसा कम जाएगा तो मुद्रास्फीति कम होगा। इसके बाद टैक्स अगर सरकार ज़्यादा बढ़ा देती है तो टैक्स बढ़ाने का तात्पर्य क्या हुआ कि लोगों के पास से पैसा सरकार के पास पहुंचाना, तो टैक्स ज़्यादा बढ़ाएगी तो इससे क्या होगा कि इन्फ्लेशन जो है मुद्रास्फीति इससे भी कंट्रोल होगी। राजस्व आय ज़्यादा कमाएगी किसी भी प्रकार से, तो जैसे टैक्स बढ़ाएगी तो राजस्व आय ही होगा, तो इन्फ्लेशन कमेगा। इसके बाद लोक ऋण जो है कम करेगी यानी लोगों को ऋण जो है कम देगी किसी भी माध्यम से, तब जाके मुद्रास्फीति कंट्रोल होगा। इसके बाद एक्सपेंसरी जो पॉलिसी देखा जाए, डिफ्लेशन सेम उल्टा होता है। जैसे सरकार के व्यय जो है ज़्यादा खर्च करेंगे, अगर लोगों के पास पैसा कम है तो लोगों के पास पैसा पहुँचाने के लिए सरकार जो है व्यय बढ़ाएगी, यानी लोगों में पैसा को प्रदान करेगी किसी भी माध्यम से, जैसे कि अनेक माध्यम है, ठीक है? इसके बाद टैक्स कम करेगी ताकि लोगों के पास पैसा बचा रहे, उनके पास जो शेष पैसा है वो सरकार के पास ना आए, तो इससे मंदी की नियंत्रण की जाती है। इसके बाद विनिवेश में बढ़ाएगी ताकि लोगों के पास पैसा पहुँचे, राजस्व कम करेगी और लोक ऋण बढ़ाएगी, ठीक है? डायरेक्ट इसका उल्टा होता है। नेक्स्ट है कि मौद्रिक नीति। हम लोग राजकोषीय नीति पढ़ चुके हैं, राजकोषीय नीति सरकारें कर बनाती हैं और मौद्रिक नीति जो है सबसे पहले आरबीआई द्वारा बनाया जाता है, ठीक है? तो मौद्रिक नीति कौन बनाता है? आरबीआई। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि राजकोषीय नीति कौन बनाता है और मौद्रिक नीति कौन बनाता है। आरबीआई द्वारा मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित की नीति होती है, उसे ही मौद्रिक नीति कहते हैं। मौद्रिक नीति दरें एमपीसी यानी जो मॉनेटरी पॉलिसी है, कोई एक आदमी तो बैठ के कर नहीं लेता,
तो इसके लिए एक एमपीसी समिति होती है, एमपीसी कमिटी, ठीक है? एमपीसी जिसे मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी कहा जाता है, ये आरबीआई के अधीन होते हैं। ये एक्ट 1934 में आरबीआई के गठन की बात की जाती है, तो उसमें एक सेक्शन है 45 टू बी के अंतर्गत यहाँ पे इस एमपीसी की चर्चा की गई है। और मौद्रिक नीति समिति की संरचना की बात करें तो इसमें 6 सदस्य होते हैं। कौन-कौन? देखिए, एमपीसी के 6 सदस्य कैसे-कैसे हो जाते हैं, तो आरबीआई के 3 सदस्य इसमें रहते हैं, ठीक है? और इसमें फिर 3 जो सरकार के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं 3, वे शामिल होते हैं, ठीक है? तो आरबीआई में कौन-कौन से सदस्य जो 3 होते हैं, एक आरबीआई के गवर्नर होते हैं, जो कि एमपीसी के अध्यक्ष होते हैं। ऑब्वियस है कि सबसे बड़े आदमी होते हैं, आरबीआई के गवर्नर जो हैं। एक जो सदस्य होते हैं, एक डिप्टी गवर्नर होते हैं, जो कि एमपीसी के प्रभारी होते हैं और एक और अन्य सदस्य होते हैं, जो कि आरबीआई के गवर्नर द्वारा चूज़ किए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं, जो कि एमपीसी के प्रभारी होते हैं और जो अध्यक्ष होते हैं गवर्नर गवर्नर जो होते हैं आरबीआई के, वो एमपीसी के अध्यक्ष होते हैं और एक अन्य सदस्य होते हैं, ठीक है? और सरकार द्वारा जो 3 अध्यक्ष सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, उनमें जिनका कार्यकाल 4 साल होता है, 3 सदस्य जो मनोनीत सरकारें करती हैं, उनके कार्यकाल कितने होते हैं? 4 साल। कम से कम 1 वर्ष में अब कानून है, नोट के तौर पे देख लीजिएगा कि कम से कम 1 वर्ष में 4 बार बैठक अनिवार्य होता है। किसका? एमपीसी का। 4 बार बैठक अनिवार्य होता है। निर्णय बहुमत पर होता है। आरबीआई आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं, उनका मत जो है, वो निर्णयात्मक होता है, यानी वही जो फाइनली रूप से कहेंगे, वही होता है। और एमपीसी सदस्यों की नियुक्ति नहीं होती है, ये मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा कि कम से कम 1 वर्ष में कितनी बार बैठक होनी होती है? 4 बार और निर्णय बहुमत पे होता है और एमपीसी सदस्यों की नियुक्ति नहीं होती है। मौद्रिक नीति के उपकरण के बारे में बात करें, टूल्स या फिर इंस्ट्रूमेंट की बात करें, तो ये 2 हैं, एक कन्वेंशनल है, एक नॉन कन्वेंशनल है, जिसे पारंपरिक और गैर पारंपरिक रूप के रूप में जाना जाता है। पारंपरिक उपकरण की बात करें तो कन्वेंशनल में 2 हैं, एक मात्रात्मक है जिसे सामान्य उपकरण कहा जाता है, एक गुणात्मक है जिसे चयनात्मक उपकरण कहा जाता है। ऑब्वियस है कि मात्रात्मक में वैल्यू पुटेड होगा, वैल्यू पुटिंग, ठीक है? और गुणात्मक में जैसे कि इसके लिए पॉलिसी बनाए जाएँगे, ठीक है? नेक्स्ट है कि नीति दरें जो मात्रात्मक में जो हम बताए हैं कि वैल्यू पुटिंग होगा, वैल्यू पुटिंग यानी देखिए नीति दरें, तो क्या उपकरण रहने वाले हैं? तो बैंक दर, आगे हम पूरी तरह से विस्तार से इसको समझाने वाले हैं, जिसको कि आप कभी नहीं पढ़े होंगे, ठीक है? तो जो बैंक नीति दरें होती हैं, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? इससे आरबीआई द्वारा जो मौद्रिक नीति उसके बारे में पढ़ रहे हैं कि इसके कम करने की जो इन्फ्लेशन कम करने के जो उपाय हैं, उनमें नीति दरें जो होती हैं मात्रात्मक उपकरण के रूप में, तो बैंक दर एक होता है। बस केवल अभी के लिए केवल यही ध्यान रखिए कि हम पढ़ने वाले हैं 7 कंडीशन, जो कि बैंक दर होता है। इसके बाद एलएएफ होता है। एलएएफ मतलब लिक्विडिटी यानी तरलता। तरलता यानी जैसे कि फ्लुएंसी यानी कम या फिर ज़्यादा। एडजस्ट करने की फैसिलिटी जो होती है वो, तो इसमें 2 होते हैं, रेपो रेट और एक रिवर्स रेपो रेट। एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, तो रेपो रेट तो हम एलएएफ के अंतर्गत ही पढ़ेंगे। एसडीएफ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, ओएमओ ओपन मार्केट ऑपरेशंस, एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ठीक है? तो आइए आगे बढ़ते हैं। बैंक दर, जो कि यहाँ पे हम बैंक दर पढ़े हैं, तो बैंक दर पढ़ते हैं सबसे पहले। क्या होता है बैंक दर? पूछा जाता है हर प्रत्येक एग्जामों में। वह दर जिस पर आरबीआई द्वारा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक को, जैसे देखिए भारत में सबसे बड़ा बैंक कौन है? आरबीआई। ये सरकार के साथ मिलकर चलती है, जैसा सरकार कहती है, ठीक है? तो इसके कंट्रोल में भारत की जितनी भी बैंकें हैं सभी आती हैं, जैसे एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी, आईडीएफसी, आईसीआईसीआई, आईसीआईसीआई। देखिए सबसे पहली बात कि आरबीआई इन सभी बैंकों का बैंक है, तो इन्हें हम अनुसूचित जो है, अनुसूचित मतलब क्यों? क्योंकि आरबीआई के लिस्ट में ये नामांकित हैं, सूचित हैं। तो अनुसूचित वाणिज्यिक क्यों? क्योंकि ये व्यापार करती हैं। क्यों?
ताकि ये आपसे लोगों से पैसा लेती हैं। ये उनके लिए कुछ ब्याज की सुविधा उपलब्ध कराती है, ताकि अपने बैंक में हम सेविंग कर रहे हैं तो आपका पैसा जो है हम रखेंगे और उसको आपको कुछ एक्स्ट्रा सेव करके देंगे, ब्याज दर रखेंगे। तो ये पैसा कमाती हैं, यानी कहीं अपना इन्वेस्ट करती हैं, तब जाके आपको ब्याज के रूप में प्रदान करती हैं। कौन? सभी बैंक के। तो अनुसूचित क्यों हैं? क्योंकि आरबीआई की लिस्ट में नामांकित हैं, इसलिए अनुसूचित। वाणिज्यिक है क्योंकि कमर्शियल बैंक है, ये अपना पैसा आपसे लेकर और व्यापार करती हैं, तब आपको ब्याज के रूप में प्रदान करती हैं। और बैंक तो है ही, क्योंकि बैंक क्यों है? क्योंकि ये आपका पैसा एक्सेप्ट करती है और आपका पैसा फिर देती है। तो ये बैंक हो गए। तो ये परिभाषा है कि जब भी हम बात करेंगे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, तो आप इन पर ध्यान दीजिएगा, ये इन सभी बैंकों पर। आरबीआई अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक नहीं है, क्योंकि ये पब्लिक से सीधे पैसे नहीं लेती हैं, और ये केवल एक ऑपरेट करने की एक स्वायत्त संस्था है, जैसे बैंकों सभी बैंकें हैं उनको ऑपरेट करती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यही आरबीआई हो गई, आरबीआई। और ये सभी अन्य बैंकें हैं, जैसे एसबीआई है या पीएनबी है, तो ये सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक हैं, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जब वह दर, एक रेट होता होगा, एक रेट जिस पर क्या होता है कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक इससे लोन लेती हैं, किससे? आरबीआई से। तो यानी आरबीआई एक लोन देता है, किसको? एसबीआई चाहे किसी को भी बैंक को, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक को एक रेट पर एक ब्याज का दर होता है, जिस पर बिना सरकारी प्रतिभूति के, यानी एकदम डायरेक्ट दे देता है कि आपको आपके जो विश्वास के रूप में हम आपका कोई भी प्रतिभूति नहीं रखते हैं। अब प्रतिभूति क्या होता है? प्रतिभूति वो चीजें होती हैं, जैसे एसबीआई है तो एसबीआई अपना कोई गारंटीड चीज, जैसे कि हम अभी कभी लोन लेने जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो हमें कुछ प्रूफ के रूप में मांगता है कि आप कभी भागे नहीं, हम आपसे वसूल कर पाए। तो इसलिए आप अपना वसीयत दीजिए, यानी कुछ भी दे दीजिए। तो जैसे जमीन का कागज रख लेता है, या फिर होम का घर का कागज रख लेता है, तो इस आधार पे बेस्ड पे देता है, तो वही होता है सरकारी प्रतिभूति। तो जब वैसा दर जो कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई लोन प्रदान करता है बिना किसी प्रतिभूति को मांगे और लंबे समय तक, ध्यान रखिएगा कि दीर्घकालिक है, दीर्घकालिक मतलब कि लंबे टाइम तक ऋण दे देता है बिना किसी सरकारी प्रतिभूति के, और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक को, तो वह उसी दर को बैंक दर कहा जाता है। ठीक है, इसमें पेनाल्टी, तो पेनाल्टी दर शामिल हो जाता है, तो यही ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है चल निधि समायोजन सुविधा, एलएएफ, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फंड। लिक्विडिटी क्यों? समझिएगा, इस शब्द में बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं। कैसे? देखिए, जैसे तरलता का मतलब होता है कि आपके पास अभी बहुत ज्यादा पैसा है, आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है, तो आप आसानी से सरकार मतलब कि बाजार में खर्च कर पाते हैं। लेकिन वही बात अगर कर दिया जाए कि आपके पास पैसा ही न रहे, तो आप खर्च कम करेंगे, खर्च कम करेंगे। तो जब खर्च आप ज्यादा कर रहे हैं, इसका मतलब आपके पास पैसा है, आपके पास पैसा है, इसका मतलब आपके पास तरलता ज़्यादा है, तरलता ज़्यादा है, इसका मतलब आसानी से आप पैसा आपके पास आ जा रहा है, और खर्च कम कर रहे हैं, तो तरलता जो है कम है। किसकी तरलता? पैसा की, मुद्रा की तरलता कम है। तो इसी तरलता को एडजस्ट करने के लिए, इसी तरलता को एडजस्ट करने के लिए एक फैसिलिटी लाया जाता है, फैसिलिटी, कि जब भी अगर आपके पास पैसा ज़्यादा हो जाए, तो क्या होता है कि वस्तु का दाम बढ़ जाता है। तो हम यहाँ से इस तरलता को खींच ले, यानी सरकार या फिर आरबीआई। तो आरबीआई जब खींच लेती है इस तरलता को, तो एक नीति के तहत खींचती है। तो इसमें दो रेट होते हैं, कौन? रेपो रेट और एक रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, तो इसी को हम पढ़ने वाले हैं कि अब तो शायद समझ गए होंगे कि एल से लिक्विडिटी, यानी आपके पास तरलता है, तो एडजस्ट करने के लिए एक फैसिलिटी होता है, जिसे हम चल निधि समायोजन सुविधा यानी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कहते हैं। तो इसमें दो होते हैं, दो स्थितियां होती हैं, एक रेपो रेट की और एक रिवर्स रेपो रेट की। रेपो रेट का फुल फॉर्म क्या होता है कि रीपर्चेज ऑप्शन होता है। ठीक है, रीपर्चेज ऑप्शन रेट, रेपो रेट का। ठीक है, तो अब बात करें कि रेपो रेट क्या होता है। तो वह दर जिस पर
अल्पकालिक। हम बैंक दर में क्या पढ़े? दीर्घकालिक। लेकिन रेपो रेट के थ्रू अगर लिया जाता है तो अल्पकालिक आरबीआई जो होती है, वो वाणिज्यिक बैंकों को, जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को प्रतिभूति के बदले ऋण देता है। जैसे कि देखिए, बैंक दर में क्या होता था कि उसमें कोई प्रतिभूति नहीं लगता था और दीर्घकालिक ऋण भी मिल जाता था। लेकिन रेपो रेट में क्या होता है कि आपको अगर आरबीआई से लेना है लोन, किसको? अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक को हम बैंक कहेंगे तो आप अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक ही समझिएगा। आरबीआई के लिए हम आरबीआई कहेंगे, ठीक है? तो जब भी बैंक को आरबीआई से लोन चाहिए होता है, कौन सा? दो कैटेगरी का, एक दीर्घकालिक, एक और अल्पकालिक। तो इसमें अल्पकालिक ऋण मिलता है, लेकिन शर्त होता है कि आप अपना प्रतिभूति हमें जमा करिए। कौन कहता है? प्रतिभूति जमा करिए। कौन कहता है? आरबीआई। तो इसको ही, और जिस दर पे हम देंगे आपको, वही दर रेपो रेट कहलाएगा। ठीक है? 1992 से प्रारंभ है कि सरकार जब जो बैंक जो है बैंक है वो डूबने लगती थी, तो अल्पकाल के लिए ऋण ले लेती थी। किससे? आरबीआई से डायरेक्ट। ठीक है? नेक्स्ट है कि जो रिवर्स रेपो रेट है, रिवर्स रेपो का वही रीपर्चेजिंग ऑप्शन रेट है। तो इसमें क्या होता था कि उलट होता था। रेपो रेट के विपरीत यह वह दर है जिसमें एक आरबीआई है और ये बैंक हो गए। ठीक है? तो कभी-कभार तो आरबीआई को भी तो ज़रूरत पड़ता होगा कुछ पैसों की, ये भी तो व्यापार करती हैं या फिर ये भी तो सरकार को सहयोग करती हैं। तो सरकार जब भी आरबीआई से पैसा माँगती है, तो कभी आरबीआई के पास पैसा नहीं रहा, तो वो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से भी पैसा माँगने लगती हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो जिस दर पे आरबीआई जो है अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लेता है, ठीक है? ये लोग ऋण देते हैं आरबीआई को, उन्हें हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ठीक है? तो रेपो रेट हमेशा बड़ा रहता है, ये भी ध्यान रखिएगा। रेपो इज़ ग्रेटर देन रिवर्स रेपो। पूछा जाएगा। आरबीआई आपसे लोन लेगा तो फिर तो आपको कम ही रेट पे देना पड़ेगा, ये बात होती है। ठीक है? ये 1996 से चला आ रहा है, शुरू हुआ है। यह तरलता के अवशोषण के लिए प्रयुक्त होता है, यानी जब भी अगर तरलता मार्केट में हो जाती है, तो आरबीआई इस तरलता को कंट्रोल करने के लिए बैंक से लोन ले लेती हैं, ताकि इन लोगों के पास पैसा कम रहे, तो ये मार्केट में कम लोन दे। इसलिए बैंक लोगों के पास कम पैसा जाए। ठीक है? इसके बाद एक नया टर्म है एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये 2019 से शुरू है, जब बैंक आरबीआई से एक रात के लिए ऋण लेते हैं। ठीक है? जब बैंक आरबीआई से एक रात के लिए ऋण लेते हैं, ओवरनाइट कॉल के लिए ऋण लेते हैं, जो एनडीटीएल, एनडीटीएल का अर्थ क्या होता है? नेट डिमांड टोटल लायबिलिटीज। ये आपको टर्म बाद में हम समझाएंगे। ठीक है? तो बस इतना ध्यान रखिए कि बैंक के पास जितनी पूंजी जमा होती है, उनका, ठीक है, उनका मैक्सिमम 2% या फिर 1 करोड़ या फिर गुणांक में होता है। यानी जो भी आपका एनडीटीएल है, उसका 2% ही ओवरनाइट के लिए या फिर 1 करोड़ के गुणांक में होता है। उतना ही आप आरबीआई से लोन लेंगे एक रात के लिए। यह बैंक दर के बराबर होता है, अर्थात रेपो रेट से 25 बीपी अधिक होता है। हम बात बताएँगे आपको कि बैंक रेट और रेपो रेट, तो ये तो हम पूरा परिभाषा बता चुके हैं, कब स्टार्ट हुआ, कब क्या हुआ। लेकिन बैंक दर क्या है और रेपो रेट क्या है, ये देखिएगा कि बैंक रेट जो है वो अधिक होता है और रेपो रेट कम होता है। इसके बाद बात करें कि स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी, स्टैंडर्ड डिपॉजिट, ये प्रारंभ 2002 से हुआ। 2018 में आरबीआई एक्ट सेक्शन 17 में जो है संशोधन करके, जिस दर पर आरबीआई जो है बैंकों से बिना प्रतिभूति के ऋण लेती है, आरबीआई जो है बैंकों से बिना प्रतिभूति के ऋण लेती है। यानी बैंक जब आरबीआई से बिना प्रतिभूति जमा किए, यानी आरबीआई जो है बैंक से, जो आरबीआई है ये बैंक हो गया। तो बैंक से जब आरबीआई लोन लेती है, तो बिना प्रतिभूति अपना जमा किए, तब जाके स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी कहलाता है। इसके बाद ओपन मार्केट ऑपरेशन जो होता है, मुक्त बाजार प्रचलन, इसमें सरकारी प्रतिभूति को आरबीआई एवं बैंकों के बीच खरीद बिक्री होता है। प्रतिभूति की भी खरीद बिक्री होती है कि इतना देर तक हम आपका प्रतिभूति खरीद लेते हैं। ठीक है? मात्रात्मक नीति के गुणात्मक उपाय, जो कि हम गुणात्मक देखें, उसमें क्या हुआ कि सीमांत आवश्यकता, मार्जिनल रिक्वायरमेंट, बैंक द्वारा आरबीआई को दी गई प्रतिभूति के मूल्य एवं आरबीआई द्वारा बैंकों को दिए जाने वाले ऋण के बीच अंतर। जैसे बैंक है, जो आरबीआई, मतलब कि हम, जैसे कि हम जाते हैं जब लोन लेने किसी बैंक से, तो हमें 1 करोड़ लोन चाहिए होता है, तो कितना हमें कोई भी प्रतिभूति जमा करते हैं, बैंकों को प्रतिभूति यानी अपने घर का कागज़ जमा करते हैं,
तो क्या होता है कि जो ऋण है 1 करोड़, ठीक है? और प्रतिभूति की मूल्य कितनी होती है? मान लीजिए कि हम प्रतिभूति 50 लाख का दे रहे हैं, तो इन दोनों के बीच का अंतर ही सीमांत आवश्यकता यानी मार्जिनल रिक्वायरमेंट कहलाता है। यानी 50 लाख का आप प्रतिभूति जमा किए हैं सरकार के पास और 1 करोड़ आप लोन ले रहे हैं, तो डिफरेंस को, इसी डिफरेंस वैल्यू को हम सीमांत आवश्यकता यानी मार्जिनल रिक्वायरमेंट कहते हैं, ठीक है? राशनिंग ऑफ क्रेडिट जो है, आरबीआई द्वारा बैंकों की विभिन्न गतिविधियों द्वारा अर्थात अलग-अलग ऋणों की सीमा तय करना। जैसे मतलब कि आप ऋण दे रहे हैं, तो उसके लिए अलग-अलग सीमा तय करना ये आरबीआई करती है और आरबीआई द्वारा बैंकों के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण से संबंधित नियम ये भी शामिल है ऋण नियंत्रण में, ठीक है? ऋण की सीमा तय करना यानी कितने दिनों के बाद आपको ऋण चुका देना है, ये सभी क्रेडिट ऑफ राशनिंग ऑफ क्रेडिट कहलाता है। इसके बाद उपभोक्ता ऋण विनियमन जो होता है, बैंक जो है अपने ग्राहक को ऋण देता है, संबंधित कानून आरबीआई द्वारा बनाया जाता है। यानी बैंक के ऋण देने का कानून जो है वो आरबीआई बनाता है और लेकिन ऋण दर बैंक द्वारा तय किया जाता है। इसीलिए आपको जितनी भी लोन होती हैं, लोन की रेट जो है वो अलग-अलग अपनी बैंकें तय करती हैं कि हमारे बैंक में इतना ऋण दर होगा और लेकिन ऋण से संबंधित जो कानून है वो आरबीआई तय करती हैं। नैतिक दबाव और सुझाव आरबीआई के नीति बैंक द्वारा अनुपालन होता है, ठीक है? इसके बाद प्रत्यक्ष कार्रवाई की बात करें कि नीति अगर आप अनुपालन नहीं करते हैं, तो कार्रवाई का अधिकार आरबीआई के पास रहता है जिसमें पेनाल्टी और लाइसेंस को रद्द करना शामिल होता है। तो ध्यान रखिएगा कि इतना सभी ये गुणात्मक उपाय हैं और मात्रात्मक उपाय हैं कि मात्रा के अनुसार कम करना और गुणात्मक रूप में उपाय हैं कि आप पे ये कानून लागू किया जा सकता है, ठीक है? इसके बाद एक और इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि मतलब कि मुद्रास्फीति को कम या फिर अधिक किया जा सकता है, आरक्षित अनुपात। ये 2 कंडीशन होती हैं। एक कंडीशन होता है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, जिसमें क्या होता है कि आरबीआई एक्ट 1934 के जो क्लॉज है 42(1) इसमें क्या है कि प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक को अपनी कुल मांग और कुल जमा, जितनी भी मांग है और उतना जमा है, उसका न्यूनतम प्रतिशत आरबीआई के पास रखना होता है, कैश में रखना होता है, ठीक है? यानी आप जैसे बैंक खोले, जैसे आपके पास 100 करोड़ पूंजी है, आपने बैंक खोला हुआ है, तो जैसे आपके लिए सब कुछ कार्य आप लिस्टेड हैं किसमें? आरबीआई में, तभी तो आप अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक हैं। तो आरबीआई को चलाने के लिए कौन पैसा देगा? आप देंगे। तो आप टोटल जमा का अपने पास जितना है, उस जमा का एक प्रतिशत जो है वो निर्धारित किया जाता है कि आप इतना प्रतिशत आरबीआई के पास आपको रखना ही होगा, वो भी कैश में, ठीक है? आरबीआई के पास कैश में पैसा जमा रहता है सभी बैंकों का 1%। इसे ही सीआरआर कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। अभी वर्तमान में 4.5% रखा जाता है कि यानी आप 100 करोड़ हैं तो आपको 4.5% यहाँ पर आरबीआई के पास रखना अनिवार्य है। और एक कंडीशन होता है कि आप 100 करोड़ रुपया आपके पास आ गया जमा, कुल जमा। कुल जमा आपके पास कितना आया? 100 करोड़। तो 100 करोड़ आया, तो आप तो पहले 4.5% 4.5% आप आरबीआई के पास जमा कर दिए और आप इसके बाद बचे हुए राशि को सीधे व्यापार में नहीं लगा सकते हैं। आपको इसका कुछ प्रतिशत, जैसे अभी है 16% के लगभग में, 16.5%, सॉरी 18%, आपको 18% अपने पास रखना होगा, ठीक है? यानी 4.5% आरबीआई के पास जमा करना होगा और 18% आपको अपने पास रखना होगा, ताकि जब भी कोई भी दिवालिया घोषित ना हो जाए और जब कभी भी लोगों को पैसा की आवश्यकता पड़े तो आप ये ना कह दे कि हम व्यापार में लगाए हुए हैं। तो आपको 18% अपने पास रखना होता है। आप इसको कैश में न रख के किसी भी रूप में रख सकते हैं, ठीक है? तो इसको एसएलआर कहते हैं, स्टैच्यूअरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं, वैधानिक तरलता अनुपात, ठीक है? तो सीआरआर समझ में आ गया कि ये रकम जो होती हैं, जो कि निर्धारित होती हैं, 4 अभी निर्धारित है 4.5%, ये समय-समय पे बदलते रहता है। तो 4.5% आपको रिजर्व बैंक में रखना होता है और एसएलआर के तहत आपको 18% यानी ये भी बदलता रहता है, तो ये आपको अपने पास रखना होता है, कुल वैल्यू का, ठीक है? तो यही एसएलआर है जो कि आरबीआई एक्ट सेक्शन 24 में है। प्रत्येक
वाणिज्यिक बैंकों को अपने एनडीटीएल यानी नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज का एक निर्धारित प्रतिशत अपने पास रखना होता है, जो कि अभी वर्तमान में 18% है। यह नकद के रूप में भी रख सकते हैं या फिर तरल परिसंपत्ति के रूप में, जैसे गोल्ड हो गया, सरकारी प्रतिभूति या फिर विदेशी मुद्रा इत्यादि के रूप में आप रख सकते हैं। लेकिन जब भी आपको आरबीआई के पास सीआरआर रखना होता है, तो आप हमेशा कैश में ही रखते हैं, इसीलिए इसको कैश रिजर्व रेशियो कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति में हम आप देख लिए हैं, हॉकिस एक होता है जिसे महंगी मौद्रिक नीति कहते हैं, डियर या फिर टाइट भी इसे ही कहा जाता है, जो कि मुद्रास्फीति का नियंत्रण करता है, यानी इन्फ्लेशन का नियंत्रण करता है। चूंकि इन्फ्लेशन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा लंबा चर्चा करना आवश्यक हो गया है। इसके बाद डॉबिस की बात करें तो ये सस्ती मौद्रिक नीति होती है। इसमें क्या होता है कि अस्फीति यानी अगर इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की जो है, डिफ्लेशन का नियंत्रण किया जाता है। ठीक है। बात करें मुद्रास्फीति नियंत्रण की, जो कि महंगी मौद्रिक नीति या फिर हॉकिस या फिर डियर एवं टाइट मौद्रिक नीति है। इसमें क्या होता है कि जैसे इन्फ्लेशन है, तो इन्फ्लेशन का क्या तात्पर्य है? इन्फ्लेशन है आपके पास, इसका मतलब मनी यानी मुद्रा आपके पास बहुत ज़्यादा है, मुद्रा की संख्या बहुत ज़्यादा है, कीमत जो है मुद्रा की कम है और वस्तु की कीमत ज़्यादा है। ठीक है। इस बात को ध्यान में इतना फिगर बना के चलिए कि मुद्रास्फीति जब भी आए तो 3 कंडीशन होना ही होना है। इस तो अब बताइए कि हमें मुद्रा कंट्रोल करना होगा, तो लोगों के पास कम पैसा जाए, इसके लिए हमें क्या करना उपाय करना होगा? इसी बात को ध्यान में रख के इस डीआरएम टाइट को पढ़िए। तो बैंक रेट अगर हम कम कर देते हैं तो लोग कम ऋण लेंगे बैंकों से, इससे क्या होगा? लोगों के पास कम पैसा जाएगा। रिवर्स रेट कम कर देंगे तो इससे लोगों के पास कम पैसा जाएगा और रिवर्स जो है रेपो रेट जो है इसको हम सॉरी रेपो रेट बढ़ा देंगे और रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देंगे, तो इससे क्या होगा कि आरबीआई जो है, आरबीआई नहीं, रिवर्स रेपो रेट कम करना होता है, सॉरी यहाँ पे डाउट है, हम देख लेंगे। ठीक है। इसके बाद एमएसएफ जो है इसको बढ़ा देना होता है ताकि लोगों के पास से पैसा कम आवेगा, और सीआरआर बढ़ावेंगे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास पैसा जाएगा, तो बैंकों के पास कम पैसा रहेगा तो कम लोन देगा। ठीक है। एसएलआर भी बढ़ाना होता है ताकि लोग जो बैंक है अपने पास अधिक मात्रा में पैसा रखे, लोगों के पास ना दें। ठीक है। और जो ओएमओ है, इसमें तो बेचना खरीदना होता है, इसमें कोई बात नहीं है। एमआर जो है इसको भी बढ़ाना होगा, यानी जैसे कि आप अगर 1 करोड़ संपत्ति का लोन 1 करोड़ का लोन ले रहे हैं, तो आप 50 लाख का लोन न 50 लाख की प्रतिभूति न जमा करें, बल्कि 90 लाख की जमा करें। इससे क्या होगा कि आप यहाँ पे कम लोन लेंगे। ठीक है। इसके बाद डोविस है, जो कि सस्ती मौद्रिक नीति है। इसमें सेम डायरेक्ट उल्टा होता है कि जैसे आपके पास पैसा बहुत कम है, लोगों के पास पैसा बहुत है, कम है, तो इसमें इससे क्या होगा कि लोगों के पास पैसा बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा? बैंक रेट को कम करना होगा ताकि लोग अधिक लोन लें, बैंकों के पास लोन ज़्यादा जाए आरबीआई से, और जो बैंक है वो लोगों में पैसा बाँटे। ठीक है। पैसा बाँटने का तात्पर्य है कि लोन दे, और रिवर्स रेपो रेट कम, यहाँ सही है, रेपो रेट ये भी सही है। ठीक है, बढ़ना होता है। रिवर्स रेपो रेट कम होगा, इससे भी लोगों में पैसा जाएगा। इसके बाद एमएसएफ कम होगा तो भी पैसा जाएगा, सीआरआर कम होगा, यानी सभी जो है ये सभी कम होंगे, तब जाके लोगों में पैसा जाएगा। ठीक है। और इससे जो अस्फीति है नियंत्रण होगी। नेक्स्ट बात करें कि मौद्रिक नीति के प्रकार और मॉनेटरी पॉलिसी जो है, मॉनेटरी पॉलिसी के टाइप देखेंगे तो एक मिलनसार या फिर सस्ती होती है, जिसे एकोमोडेटिव लूज या फिर डोविस कहते हैं। एक न्यूट्रल होती है, एक महंगी होती है। तो मुद्रा आपूर्ति अगर बढ़ाने के लिए जब किया जाता है तो ये मिलनसार या फिर सस्ती होती हैं, यानी मुद्रा आपूर्ति बढ़ाया जाए तो सस्ती होती हैं। न्यूट्रल में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। महंगी तब किया जाता है कि मुद्रा आपूर्ति कम किया जाए, कम किया जाएगा तो लोगों के पास से पैसा कम आवेगा, तो मुद्रा महंगी होंगी और वस्तुएं सस्ती होंगी। ठीक है। पारंपरिक की बात करें, अभी तक हम कन्वेंशनल पढ़ रहे थे। कन्वेंशनल हमने पहले ही कहा है कि आपको इतना विस्तार से कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा। आप पूरे यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए और एक बार घूम के आइए, फिर इसके बाद देखिएगा। ठीक है। तो गैर पारंपरिक मौद्रिक नीति के अंतर्गत बात करें तो एक हेलीकॉप्टर मुद्रा होती है। ये जो सिद्धांत है मिल्टन फ्रीडमैन जो है इन्होंने दिया था कि मंदी के दौरान जो है मुद्रा आपूर्ति के लिए बड़ी मात्रा में धन छपाई और जनता के बीच वितरण। जैसे मंदी हुआ, इसके बाद क्या हुआ, मंदी के बीच में लोगों के पास तो पैसा कम है, तो सरकारें क्या करती हैं या फिर आरबीआई जो बैंकें होती हैं, प्रत्येक देश की अलग-अलग अपनी बैंकें होती हैं,
तो वो बैंकें मुद्रा छापने लगती हैं और मुद्रा छापकर डायरेक्ट लाकर लोगों के बीच में आपूर्ति करने लगती हैं। इससे क्या होता है कि हेलीकॉप्टर मुद्रा इसे कहते हैं। हेलीकॉप्टर यानी ऊपर से गिराया जाता है का तात्पर्य नहीं है, लोगों के बीच में अचानक इतना मुद्रा भेज दिया जाता है, इसलिए इसे हेलीकॉप्टर मुद्रा कहते हैं। इसमें जो वितरित रकम होती हैं वो वापस नहीं ली जाती हैं। शायद आप समझ गए होंगे हेलीकॉप्टर मुद्रा। इसके बाद मात्रात्मक सहजता जो है, जब आरबीआई वाणिज्यिक बैंक या निजी संस्थान से विशिष्ट मात्रा में वित्तीय संपत्ति खरीदती हैं एवं इस प्रकार मौद्रिक आधार को मात्रात्मक सहजता कहा जाता है। ठीक है, तरलता को इससे बढ़ाया जाता है, यानी आरबीआई डायरेक्ट पैसा से खरीदती है किसी वित्तीय संस्थान से या फिर निजी संस्थान से। इसके बाद फॉरवर्ड गाइडेंस एंड टेम्परिंग जो है, मात्रात्मक सहजता की प्रक्रिया को धीरे धीरे कम करना है, जिसमें फेडरल रिजर्व द्वारा संपत्ति खरीद को धीरे धीरे कम करने से है। यानी धीरे धीरे संपत्ति खरीद को कम करना ताकि तरलता कम हो। ठीक है, नेक्स्ट देखें कि मौद्रिक नीति के गैर पारंपरिक उपकरण में बात करें तो एक ऑपरेशन ट्विस्ट है। ट्विस्ट से क्या होता है कि यूएस एक पद्धति है, अमेरिका की एक पद्धति है जो कि 1961 में शुरू किया गया था, भारत में 2019 में लाया गया। इसमें क्या होता है कि केंद्रीय बैंक है, केंद्रीय बैंक मतलब आरबीआई, ठीक है, और फेडरल बैंक है, अमेरिका की केंद्रीय बैंक फेडरल बैंक है। ठीक है, तो आप आरबीआई से ज़्यादा समझ पाएंगे। तो ये क्या होती हैं कि दीर्घकालीन प्रतिभूतियों को बैंक से खरीदती हैं। जैसे बैंकों के पास बहुत लंबा समय में कोई व्यक्ति आया और 1 करोड़ का लोन ले गया और 5 साल के लिए अपनी प्रतिभूति जमा तो करेगा ही, यानी कोई भी जैसे कागज जमा करेगा, किसका? जमीन का। जमीन का कागज बैंक में जमा किया, तो ये लॉन्ग टर्म का हो गया, 5 वर्ष हो गया। तो आरबीआई इससे 5 वर्ष का जो है प्रतिभूति जमा है तो इसको खरीद लेती है आरबीआई। ठीक है, और अल्पकालिक जो अपना प्रतिभूति है इसको बेच देती है, किसको? बैंकों को। तो ये ऑपरेशन ट्विस्ट कहलाता है। इसका प्रयोग जो है दीर्घकालीन ब्याज दर को कम करने हेतु होता है। इसके बाद ऑपरेशन स्विच जो है, जब केंद्रीय बैंक अल्पकालीन, डायरेक्ट उल्टा होता है कि जब केंद्रीय बैंक अल्पकालीन प्रतिभूति को खरीदता है और दीर्घकालीन प्रतिभूति को बेच देता है तो उसे ऑपरेशन स्विच कहते हैं। ठीक है, एक कंडीशन होता है वृद्धिशील सीआरआर, इंक्रीमेंटल सीआरआर। इस समय क्या होता है कि विमुद्रीकरण के समय बैंकों के अतिरिक्त तरलता नियंत्रण के लिए आरबीआई ने, जैसे देखिए विमुद्रीकरण हुआ यानी डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन का मतलब अपने देश की मुद्रा को, मनी को हम यहाँ पे अवैध कर दिए, यानी अब ये बंद हो गया। ठीक है, नहीं चलेगा। तो उस समय बैंकों की अतिरिक्त जो है तरलता के नियंत्रण के लिए आरबीआई से जो है सीआरआर को 100% कर दिया गया है कि यानी जब भी आप, जो भी आपके बैंक, आपके पास जो पैसा जमा है वो सभी आप आरबीआई के पास जमा कर दीजिए। इसे वृद्धिशील सीआरआर कहा जाता है। तो ये 16 सितंबर से 11 नवंबर 2016 तक सीआरआर को 100% रखा गया। क्यों? क्योंकि आप अपना जितना भी पैसा है वो बैंक आरबीआई में रखिए और नए सिरे से नया मुद्रा स्टार्ट किया जाएगा, शुरू किया जाएगा तो आपको प्रदान कर दिया जाएगा। तो ये इंक्रीमेंटल सीआरआर होता है। इसके बाद बाजार स्थिरीकरण योजना की बात करें तो मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम होता है। बाजार को स्थिर रखने के लिए इन्फ्लेशन जो है बढ़ाया भी जा सकता है अगर बहुत ज़्यादा कम है तो, और इन्फ्लेशन जो है कम भी किया जा सकता है। तो इसे मार्केट स्टेबलाइज रहता है। इसी के स्कीम के लिए आरबीआई स्टार्ट करती है। कब स्टार्ट की है? 2016 में, 2004 में। तो अतिरिक्त तरलता कम करने के लिए आरबीआई द्वारा बैंकों की प्रतिभूतियां बेची जानी, ये बाजार स्थिरता योजना के तहत आती हैं। ठीक है, इसके बाद एक होता है लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, एलटीआरओ 2020 में शुरू हुआ। कुछ बैंक जो है तरलता बढ़ाने के लिए बैंक आरबीआई से शुरू लेती हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन इसे कहा जाता है। इसके बाद फिस्कल डिसिप्लिन होता है और एक फिस्कल स्लिपेज होता है। जब सरकारी राजस्व एवं व्यय जो है संतुलन हो तो फिस्कल डिसिप्लिन कहा जाता है। और फिस्कल स्लिपेज तब कहा जाता है जब सरकार का घाटा एक तय सीमा से अधिक हो जाए तो इसे फिस्कल स्लिपेज होता है। यानी जब सरकारी घाटा, सरकार का राजस्व घाटा, जैसे व्यय कम कमाया हो, आय जो है बहुत कम हो और व्यय बहुत ज़्यादा हो तो फिस्कल स्लिपेज की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। और जितना आय हो, आय इज इक्वल टू व्यय, तो ये फिस्कल डिसिप्लिन के अंतर्गत आता है, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद अंतर क्या होता है एमएसएस में और ओएमओ। एमएसएस मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में क्या होता है, इसमें प्रतिभूतियां बेची जाती हैं ताकि तरलता कम हो।
ठीक है? प्रतिभूति बेची जाएँगी, जैसे सरकारें लाएँगी प्रतिभूति, तो लोग उसको खरीदेंगे कि भविष्य में चल के अगर हम ₹5 में खरीदते हैं, तो ₹10 में वो बाद में हमको मिलेंगी। तो तरलता इससे क्या होगा कि जितने ₹5 लोगों के पास है, तो वो ₹5 सरकार अपने पास ले लेती है, तो तरलता कम हुआ प्रतिभूति बेचकर, तो ये एमएसएस कहलाती हैं, ठीक है? लेकिन ओएमओ क्या होता है, कि इसमें प्रतिभूति बेचना होता है और खरीदना भी शामिल होता है, तरलता कम भी किया जा सकता है और बड़ा भी किया जा सकता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि एक मायने में एमएसएस जो है ओएमओ से विस्तार रूप है, तो गलत हो जाएगा, ओएमओ विस्तार रूप है एमएसएस से, ठीक है? नेक्स्ट है कि एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी प्रशासनिक नीतियां हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे कि अभी तक तो हम मात्रात्मक और गुणात्मक देख लिए। गुणात्मक मात्रात्मक में क्या है कि पैसा से अगर कम, जैसे लोगों के पास पैसा कम है तो उनके पास पैसा दे दिया जाएगा, जिस भी मायने में रेपो रेट कम हो, एमएसएफ कम हो, एलएएफ हो, इत्यादि सभी के माध्यम से मात्रात्मक कम किया जा सकता है। गुणात्मक में क्या होता है कि एक पॉलिसी तय की जाती है कि इतना नहीं होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए। एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक, यानी आपको ये नहीं करना है, ठीक है? तो क्या नहीं करना है, तो जमा सट्टा एवं जमाखोरी पर प्रतिबंध लगाया जाता है। जैसे कि आप जमाखोरी करते हैं और जब क्राइसिस मार्केट में आ जाता है, तब आप उसे महँगे दामों में बेचते हैं, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी के तहत ही आ जाता है। जैसे कि ये सभी मुद्रा में भी लागू होते हैं, ठीक है? प्रत्यक्ष मूल्य नियंत्रण भी है, जैसे कि मूल्य नियंत्रण प्रशासनिक नीतियों के तहत आती हैं, जैसे कि अनिवार्य वस्तु का कीमत जो है, सरकार और आरबीआई मिलकर निर्धारित करे, ठीक है? बफर स्टॉक वही हो गया जमाखोरी, की बफर स्टॉक का प्रयोग न किया जाए। निर्यात पर प्रतिबंध किया जाए, जब मार्केट में क्राइसिस चल रहा हो, तो उसे विदेश में न भेजा जाए, यानी निर्यात न किया जाए। घरेलू आपूर्ति हेतु आयात किया जाए, अगर जब ज़्यादा ज़रूरी है तो विदेशों से आयात किया जाए। निर्यात रोककर आयात किया जाए, ताकि घरेलू आपूर्ति जो है वो बरकरार रहे और क्राइसिस ना आए, ठीक है? तो इतना सभी हम यहाँ पर मनी मार्केट पढ़ें, ठीक है? कैसा लगा आपको? कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर, ठीक है? अब देखते हैं वित्तीय बाज़ार, फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है? इसमें क्या होता है कि अधिशेष, जैसे कि इसमें क्या होता है कि शेयर मार्केट हमको पढ़ना है, ठीक है? तो ये हम ज़्यादा आपको नहीं बताएँगे, क्योंकि आपके काम की नहीं है, ठीक है? तो जो काम के नहीं है, वो ज़्यादातर पढ़ना नहीं ज़रूरी है। तो एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि अधिशेष मुद्रा वाला व्यक्ति, यानी जिसके पास ज़्यादा मुद्रा हो, तो वो बचत करता है, और जिसके पास कम मुद्रा होता है वो व्यक्ति, वो आकर क्या करता है, कम मुद्रा वाला व्यक्ति, वो बचत करने की सोचता है, ठीक है? तो उस वो आता है कहाँ पर? वित्तीय बाज़ार में। इन दोनों को मिलाने वाला एक स्थान है, जहाँ पे एक लेंडर होते हैं, ऋण देते हैं, इन्हें ऋण की आवश्यकता होती है, कम कम मुद्रा वाला व्यक्ति को ऋण की आवश्यकता होती है, ठीक है? ऋण आवश्यक। तो एक व्यक्ति है जिसके पास ज़्यादा मुद्रा है, एक व्यक्ति है जिसके पास कम मुद्रा है, वो दोनों एक किसी प्लेटफ़ॉर्म पे जाते हैं और जहाँ पे आदान लेन-देन करते हैं, उसे वित्तीय बाज़ार कहते हैं, ठीक है? वित्तीय प्रणाली में कौन-कौन शामिल होते हैं? एक वित्तीय बाज़ार होता है, जहाँ पे वित्तीय मध्यस्थ भी होते हैं, कि जो कि जैसे एक हो गया लेने वाला, एक देने वाला, इन दोनों के बीच में एक मध्यस्थता कराने वाला होता है। और उस कौन-सा जगह पे? तो वित्तीय बाज़ार में। जैसे देखिए, हम समझा देते हैं आपको, ये वित्तीय बाज़ार हो गया, मार्केट हो गया। एक इधर से पहुँचे खरीदने वाले, खरीदार, एक इधर से पहुँचे बेचने वाले, एक यहाँ पर बैठे हैं कौन? मध्यस्थता, मीडिएटर। ये क्या करेंगे कि इनको खरीदार से भी संपर्क होगा और बेचने वाले से, तो इन दोनों के बीच में खरीदार करेंगे। एक और होता है, जैसे ये खरीदेंगे, तो क्या खरीदेंगे? इनकी प्रतिभूति, ठीक है? इनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, तो ये कुछ खरीदने आए हैं, क्या? इनका प्रतिभूति, कुछ ये बेचेंगे, और ये बेचेंगे तो ये खरीदेंगे, तो इनके पास क्या आएगा? पैसा आएगा। तो ये पैसा लेकर आए हैं, ये पैसा लेकर जाएँगे, और ये कुछ बेचने आए हैं, कुछ भी, मतलब हम आगे देख बताएँगे आपको कि क्या बेचने आएँगे। तो ये कुछ वस्तुएँ बेचने आएँगे और ये वस्तु लेकर जाएँगे। तो ये वस्तुएँ होती हैं। तो कौन-कौन सा हो गया? एक मार्केट हो गया, एक खरीदार हो गए, एक बेचने वाले हो गए, 3 हुआ, एक मीडिएटर 4, और एक फिर वस्तु 5। 5 इसमें संसाधन, 5 मतलब कि 5 टर्म है, इसमें शामिल होते हैं, ठीक है? वित्तीय प्रणाली हो गया, सिस्टम, वित्तीय बाज़ार हो गया, मध्यस्थ हो गए और उपकरण हो गए, और एक फिर मार्केट, तो आप जानते ही हैं, ठीक है?
इसके बाद देखें कि कौन-कौन से वित्तीय बाज़ार में शामिल पक्ष हैं, तो भारत सरकार इसमें देख-रेख करती है, क्योंकि भारत में हो रहा है तो भारत सरकार देख-रेख करेंगी। सेबी है, जो इसको रेगुलेट करने की एक ऑटोनोमस बॉडी है, सेबी है, ठीक है? इसके बाद आरबीआई भी है। आरबीआई चूँकि मुद्रा से बैंक जाता है, बैंक से मुद्रा जाता है तो आरबीआई देख-रेख करती है। फिर एक बैंक होती हैं, जो कि इसमें शामिल होती हैं, बैंक के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। इसके बाद बीमा कंपनियाँ भी शामिल होती हैं, विदेशी निवेशक भी आ सकते हैं और कॉर्पोरेट क्षेत्र। ये सभी कौन होते हैं? ये सभी खरीदार और बेचने वाले होते हैं, ये सभी चारों। खरीदार भी हो सकते हैं और बेचने वाले भी हो सकते हैं। सेबी इसको रेगुलेट करने वाली संस्था होती है और आरबीआई भी रेगुलेट करने वाली संस्था है। भारत सरकार इसकी देख-रेख करती है, इसके अंडर में ही आता है। इतना बात शायद आप समझ गए होंगे। इसके बाद वित्तीय बाज़ार के प्रकार की बात करें कि कितने प्रकार की वित्तीय बाज़ार होती हैं। एक होता है वित्तीय विनिमय, इसके बाद दावे की प्रकृति, संगठनात्मक संरचना और भुगतान का आधार। वित्तीय बाज़ार का नहीं है। इसके बाद देखिए वित्तीय बाज़ार का प्रकार। वित्तीय विनिमय में देखें तो एक संगठित होती हैं और एक असंगठित। संगठित में मौद्रिक बाज़ार और फिर पूँजी बाज़ार। समय में मुद्रा समय अवधि जो होती है मुद्रा और पूँजी। दावे की प्रकृति में इक्विटी और लोन। संगठनात्मक केवल आप ध्यान अभी देखिए, ठीक है? एक्सचेंज और ओवर द काउंटर। इसके बाद निपटान का आधार हाजिर या फिर वायदा। आइए अब प्रत्येक को विस्तार से समझेंगे, ठीक है? वित्तीय विनिमय की बात करें तो संगठित में बात करें तो संगठित रेगुलेट किया जाता है, जैसे आरबीआई, सेबी इत्यादि के द्वारा संगठित के अधीन आते हैं। क्यों? क्योंकि इनका रेगुलेशन होता है किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा और सेबी के। असंगठित में कोई रेगुलेट नहीं होता है। मौद्रिक बाजार की बात करें तो ये अल्पावधि होती है। ये बहुत बार पूछा गया है कि मौद्रिक बाजार अल्पावधि होती है कि दीर्घावधि का बाजार होता है? तो ये मौद्रिक बाजार अल्पावधि होता है। 1 वर्ष से कम के लिए 364 दिन के लिए होता है और यहाँ पर 365 दिन से अधिक होता है। ठीक है? आरबीआई द्वारा नियंत्रण किया जाता है मौद्रिक बाजार को। ध्यान रखिएगा कि आरबीआई द्वारा मौद्रिक बाजार नियंत्रण किया जाता है। आगे पढ़ेंगे हम मौद्रिक बाजार, जिसमें आरबीआई सभी बैंकों के बारे में पूरी विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है? कृपया बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, ठीक है? इसके बाद इसमें अधिक तरलता होती है, क्योंकि पैसों की बात है तो पैसा से ही तरलता आती है, तो अधिक तरलता है। इसमें कम रिस्क होता है, ठीक है? और ये ओवर द काउंटर होते हैं और ये अनौपचारिक होते हैं, ठीक है? ये मौद्रिक बाजार। ये पूँजी बाजार देखें तो इसमें दीर्घकालिक बाजार कहलाता है पूँजी बाजार। हम आपको बात बताएँगे कि कैसे कंपनियाँ अपने शेयर को बेचती हैं और लंबे समय तक बाजार चलता रहता है, ठीक है? 1 वर्ष से अधिक के लिए जैसे 365 दिन से प्लस ही होता है, ठीक है? इसका नियंत्रण कौन करता है? सेबी। इसमें कम तरलता होता है, क्योंकि जो पैसा है वो तो जैसे जिसको हम बेचते हैं, जिससे खरीदते हैं शेयर, तो उसके पास पैसा चला जाता है। हाई रिस्क होता है इसमें, क्यों? क्योंकि हम जो कंपनी अगर आपको शेयर बेचा है, तो अगर कंपनी फ़ायदा में रहती है तो आपको फ़ायदा पहुँचाती है, अगर घाटा में रहती है तो आपको घाटा सहना है। इसके बाद एक्सचेंज ट्रेड होता है इसमें, ट्रेड व्यापार की आदान-प्रदान होती है। आपको तो पता ही नहीं है कि शेयर का इसमें खरीदार होता है तो आप भी उस व्यापार में संलग्न होते हैं। इसके बाद औपचारिक ये होती हैं, ठीक है? इसकी पूरी फ़ॉर्मेलिटी होती है, पूरी की जाती है। इसके उपकरण कौन-कौन सा है? जो कि हम यहाँ पर अभी देखे हैं कि उपकरण की बात करें, कहाँ पर? उपकरण है, ठीक है? कौन-कौन सा उपकरण है? तो इसको देख लेते हैं कि एक वाणिज्यिक प्रपत्र है, कमर्शियल पेपर, एक राजकोषीय विपत्र होता है, ट्रेज़री बिल होता है, ठीक है? एक जमा प्रमाण पत्र होता है, एक विनिमय बिल होता है, एक नकद प्रबंधन विपत्र होता है, एक अर्थोपाय अग्रिम होता है, एक कॉल नोट मुद्रा होता है और नोटिस मुद्रा और सावधि मुद्रा। नेक्स्ट बात करें तो अब इन सभी के बारे में विस्तार से देखिए कि वाणिज्यिक प्रपत्र क्या होता है? तो ये असुरक्षित मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, ये असुरक्षित है। ये कौन-कौन जारी कर सकता है? तो बड़े निगम जारी कर सकते हैं, प्राथमिक डीलर जारी कर सकते हैं, जो कि एनबीएफसी होते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती हैं, वो जारी करते हैं। अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान जारी करते हैं, जैसे सीडीबी हो गए, एनएचबी हो गया, एक्सिम बैंक हो गया, नैफेड हो गया, ये सभी हम आपको विस्तार से बताएँगे कि ये सभी कंपनियाँ क्यों बनाई गई हैं। इसके बाद वचन पत्र होता है अल्पकालिक के लिए, मिनिमम 7 दिन से लेकर मैक्सिमम 64 दिन के लिए होता है। चूँकि हम मुद्रा बाजार उपकरण पढ़ रहे हैं, तो ये सभी मैक्सिमम 364 दिन तक ही हो सकती हैं। कंपनी छोटी अवधि के लिए एकत्रीकरण के लिए उपयोग करती है, यानी अधिक जैसे कम दिनों के लिए अगर आपको पैसा एकत्र करना है, तो सरकार जो कंपनी होती हैं, वो अपना वाणिज्यिक प्रपत्र जारी करती हैं और लोग खरीदते हैं और लोगों के पास से पैसा जो है कंपनी के पास पहुँच जाती है, तो छोटी अवधि के लिए। इसमें 5 लाख से 5 लाख और उसके गुणांक में पैसा रहता है कि आपको इतना जमा करना है, मतलब इतने में मिनिमम खरीदारी होता है, ठीक है? इसके बाद राजकोषीय विपत्र होता है,
ट्रेजरी बिल कहा जाता है, जिसको कि 1986 से शुरू किया गया। इसको ज़ीरो कूपन भी कहा जाता है और गिल्ट एज्ड प्रतिभूति भी कहा जाता है। इसे आरबीआई जारी करती है। जब आरबीआई को पैसा की ज़रूरत होती है, तो वो टी बिल जारी करती है, ट्रेजरी बिल जारी करती है। सरकार इस बिल की सहायता से अपने तरलता के प्रबंधन करती है। सरकार आरबीआई से कहती है कि आप एक ट्रेजरी बिल जारी करिए, जिससे कि हमें तरलता जो है मैनेज्ड हो पाए। ये भी अल्पकालिक है और इसमें 3 प्रकार के टी बिल सरकार जारी करती है। कौन-कौन से? एक 91 दिनों के लिए, एक 182 दिनों के लिए और एक 364 दिनों के लिए। ठीक है? इसमें 25,000 और उसके गुणांक राशि से मतलब कि इसके नाम से जमा किए जाते हैं। यह बैंक के सीआरआर और एसएलआर पूर्ति के साथ ही बैंकों के अल्पकालिक निवेश का मार्ग प्रशस्तित करती है, यानी अल्पकाल के लिए ये भी है, ठीक है? मुद्रा बाजार पढ़ेंगे तो अल्पकाल ही पढ़ेंगे, ठीक है? नगद प्रबंधन विपत्र जो है सीएमबी कैश मैनेजमेंट बिल, जो कि 2009 से शुरू हुआ, इसमें 91 दिन से कम के लिए जारी किया जाता है, मैक्सिमम 3 मंथ यानी मैक्सिमम 90 दिन, ठीक है? कौन? सीएमबी नगद विपत्र बिल। टी बिल के जैसा ही जारी होता है और ये भी आरबीआई, तो ये दोनों आरबीआई और ये कंपनियां जारी कर सकती हैं। इसके बाद नगद विपंद्रन बिल, ये तो हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद अर्थोपाय अग्रिम होता है, वेज एंड मीन्स एग्रीमेंट। इसमें क्या होता है कि 1997 से शुरू किया गया और सीआरआर एक्ट के सेक्शन 17(5) में है। यह केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के घाटे के वित्त पोषण के लिए, अगर केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार अगर घाटे में जा रही है तो उसे पैसों की जरूरत होती है, तो वो अर्थोपाय अग्रिम करती हैं, वेज एंड मीन्स करती हैं। इसमें क्या होता है कि एसडीएफ रूप में उपलब्ध होता है और आरबीआई जो है केंद्र और राज्य सरकार को ऋण प्रदान करती है। ध्यान रखिएगा कि ये आरबीआई प्रदान करती है किसको? केंद्र और राज्य सरकार को, ठीक है? जब केंद्र और राज्य सरकार घाटे में चलती हैं तो आरबीआई से इस प्रकार अर्थोपाय अग्रिम पैसा लेती है, जो कि हम पीछे बता चुके हैं कि सरकार को मदद करती है आरबीआई। तो वो सरकार को किस रूप में मदद करती है? तो अर्थोपाय अग्रिम के रूप में भी मदद करती है। इसमें क्या होता है कि सरकार आरबीआई से रेपो रेट पर 90 दिन तक, और 90 अगर ज़्यादा दिन हो जाए तो रेपो रेट से 2% अधिक ले लेती है। कौन? आरबीआई। किससे? सरकार से, ठीक है? टी बिल के स्थान पर इसे लाया गया है। जो विनिमय बिल है, बिल ऑफ एक्सचेंज 1990 में गठित किया गया है। एक पक्ष दूसरे पक्ष को निश्चित समय पर निर्दिष्ट राशि को, जैसे कि हम आपस में समझौता कर लेते हैं कि एक लिखित दस्तावेज पर आप साइन कर दीजिए और अब अगर शुल्क जो कोई भुगतान में देरी होगा तो आप शुल्क नहीं लीजिएगा, ये सभी होता है, ठीक है? ये बिल ऑफ एक्सचेंज होता है दोनों पक्षों के द्वारा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 द्वारा 3 व्यक्ति शामिल होते हैं। इसमें एक लेखक होता है, एक देनदार, एक प्राप्तकर्ता। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, ठीक है? तीनों लोग मिलके अपने आप में कर देते हैं। इसके बाद जमा प्रमाण पत्र होता है, सीओडी जिसे कहा जाता है, जिसे वर्तमान में सीडी कहा जा रहा है। डिमोनेटाइज्ड जो है, डीमैट रूप में जमा स्वीकार किया जाता है जमा प्रमाण पत्र में। परिपक्व, जैसे कि एक डीमैट अकाउंट आप पढ़े होंगे, डीमैटेरियलाइज होता है, ठीक है? यानी भौतिक रूप में नहीं होना चाहिए, अभौतिक रूप में एक वर्चुअल है, ठीक है? वर्चुअल वर्चुअल रूप में एक अकाउंट है जहां पे आपको जमा स्वीकार्य करना होता है, उसे ही जमा प्रमाण पत्र कहते हैं। और परिपक्वता के बाद ब्याज सहित मूल राशि निकासी की जाती है। परिपक्व अगर हो गया तो ब्याज सहित मूल राशि निकासी की जाती है, ठीक है? और सुरक्षित उपदान होता है, राशि 5 लाख के गुणांक में होता है और जमाकर्ता और बैंक के बीच में समझौता होता है। इसमें ध्यान रखिएगा कि जमाकर्ता और बैंक के बीच में और विशिष्ट समय अवधि पर ही धनराशि को आप निकाल सकते हैं। मिनिमम 7 दिन और मैक्सिमम 364 दिन होता है। जिससे क्या होता है कि आप एक पत्र जारी कर दिए, ये आपको 5 लाख का है, ठीक है? हम इसमें लिख दिए कि ये 5 लाख का है, अभी हम इसको 3,50,000 में दे रहे हैं। 3,50,000 में दे रहे हैं, इसका तात्पर्य क्या हुआ? तो जब हम खरीदेंगे इसे मार्केट से, तो मार्केट से यानी कि जिस भी हम कंपनी से खरीदेंगे, तो ये हमें इसको 3,50,000 देना होगा। ये सरकार द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं, तो हम इसे 3,50,000 में खरीदेंगे और जब भी इसको बेचने जाएँगे तो हमें 5 लाख मिलेगा, ठीक है? तो यही कहा जाता है कि एमपी से कस्टमर जारी किए जाते हैं, एमपी पर वापस किए जाते हैं। यानी एमपी यानी मार्केट प्राइस जो है, लिखे मार्किंग प्राइस जो होते हैं, 5 लाख इस पे मार्किंग प्राइस रहेगा। भले आप इसमें जो 3 साढ़े 3 लाख अभी खरीद रहे हैं, लेकिन आपको 5 लाख उसका वैल्यू है, भविष्य में आपको 5 लाख प्रदान किया जाएगा। यही होता है जमा प्रमाण पत्र। अल्पकालिक अंतर बैंक की ऋण की बात करें तो एक कॉल मनी होता है, कॉल मनी, एक नोटिस मनी होता है, एक टर्म मनी होता है, ठीक है?
तो कॉल मनी जो होता है, कुछ घंटों से 1 दिन के लिए अगर ज़रूरत होता है पैसों की, तो उसे कॉल मनी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। नोटिस मनी में 2 दिन से 14 दिन के बीच में जो होता है, उसे नोटिस मनी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। और टर्म मनी में जो है 14 दिन से अधिक और 90 दिन तक शामिल किया जाता है, उसे टर्म मनी कहा जाता है, ठीक है? और 90 दिन से तो बहुत सारी हैं, जैसे टी-बिल भी है 91 दिन से, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट बात करें पूँजी बाज़ार, कैपिटल मार्केट जिसे शेयर मार्केट भी कहा जा सकता है, शेयर मार्केट, ठीक है? इसमें हमको उतना नहीं पढ़ना है, उसमें हमें पढ़ना था मॉनेटरी मार्केट में। ये लॉन्ग टर्म की होती हैं, जैसे इसमें वित्तीय संपत्ति के रूप में क्या होता है, बॉन्ड होता है, डिबेंचर होता है, ये सब आपको कंपनियाँ अपना प्रदान करती है और आपको अपने मालिक के पार्टनर के रूप में आमंत्रित करती है, आप पैसा दीजिए उसमें शामिल होइए, ठीक है? वित्त मंत्रालय इसका अधीन मतलब इसको देख-रेख करता है। सेबी जो है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है, वो इसको विनियमित और मॉनिटर करता है। पूंजी बाजार में जो होता है एक प्राथमिक बाजार और एक द्वितीयक बाजार। प्राथमिक बाजार बाजार तब हो जाता है जब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है, आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसमें पहली बार अपनी कोई कंपनी आकर अपना शेयर जारी करती है। जैसे निवेशक जो हैं सीधे वित्तीय साधन, बीमा कंपनी, म्यूचुअल फंड व्यक्ति से लेते हैं, ठीक है? निवेशक जो हैं। इसके बाद द्वितीयक होते हैं जो कि पहले से जारी प्रतिभूतियों की खरीद-बिक्री, स्टॉक एक्सचेंज इत्यादि सभी हो जाते हैं। आपस में ब्रोकर की सहायता से सब जुड़े रहते हैं द्वितीयक बाजार में। पूंजी बाजार के साधन क्या हैं? तो शेयर है, जैसे कि यहाँ पे बताएँ कि बॉन्ड है, डिबेंचर है। तो पूंजी बाजार में क्या-क्या बिकता है? जैसे सब्जी बाजार में तो सब्जी बिकता है। लेकिन पूंजी बाजार में क्या बिकता है भाई? तो पूंजी बाजार में शेयर बिकता है, डिबेंचर बिकता है, बॉन्ड बिकता है, म्यूचुअल फंड बिकते हैं और डेरिवेटिव बिकते हैं, ठीक है? इन सभी को आप खरीदिए और उसके बाद उसके टर्म एंड कंडीशन के अनुसार आपको पैसा मिलेगा। तो शेयर की बात करें तो ये स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कंपनी होती है, यानी कंपनी की कुल पूंजी का इसे सबसे छोटा हिस्सा कहा जाता है, जो कि मार्केट में लॉन्च किया जाता है। आप उसको खरीदिए और उसका पार्टनर बनिए। शेयर रखने वाले को शेयर धारक कहते हैं और लाभांश इसमें बढ़ता है। जैसे कंपनियां अगर फायदे में रहती हैं तो उस अनुसार आपको आपके पैसा का फायदा दिखाकर आपको दिया जाता है। अगर घाटे में रहती हैं तो घाटा आपको भी सहना होता है। ये शेयर होता है, ठीक है? डिबेंचर होते हैं, बॉन्ड होते हैं, तो ये सभी आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। इसमें कोई समझाने की हमें वो नहीं है, ठीक है? और आपको एग्ज़ाम में पूछे नहीं जाएँगे तो उतना ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट है, ये भी वही है। अब यहाँ देख लें पूँजी बाज़ार जो प्राथमिक उपकरण है, तो क्या होता है कि आईपीओ यानी नई जो कंपनियां हैं वो सूचीबद्ध हैं, वो प्रथम बार अगर शेयर जारी करती हैं तो आईपीओ कहलाता है और फॉलो अप तब कहलाता है जब पुरानी कंपनी पूरी जीवन भर के लिए अतिरिक्त पूंजी की जरूरत है तब अपने शेयर को जारी करते हैं। जैसे 50% अपने शेयर 40% शेयर जारी कर दी कंपनियां शेयर मार्केट में और उसे लगा कि नहीं अभी और हमें पैसे की जरूरत है तो 10% और जमा करने के लिए वो फॉलो अप पब्लिक ऑफरिंग जारी करती हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है? और इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग तब जारी करेंगी जब अपना पूरा अभी एक कंपनीबद्ध है और अभी तक एक भी शेयर नहीं जारी की है, तो ये आईपीओ के अधीन आती है, ठीक है? इन्वेस्टर होते हैं, इन्वेस्टर, इसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट होता है जो आपके पास एक अकाउंट होता है, इसके बाद एक डीमेट अकाउंट होता है, तो 2 अकाउंट आपके पास होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है? इसमें 2 जो है भारत में 2 हैं, एक एनएसडीएल यानी नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड और एक सीएसडीएल जो है, इसमें है। तो क्या होता है कि सीएसडीएल में से सेंट्रल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड है, तो एक ये दोनों है, एफपीओ जारी करती है और एक स्वीट इशू, ठीक है? नेक्स्ट है इक्विटी और ऋण में अंतर बताया गया है। कंपनी में एक प्राइवेट लिमिटेड में कंपनी में अंतर और पब्लिक लिमिटेड में आपको ज़्यादा इसमें पढ़ना नहीं है, ठीक है? इसके बाद पूँजी जो है, पूँजी में आपको ये बताया गया है, तो इस सब में आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। शेयर में क्या होता है कि एक इक्विटी शेयर होता है, ये सब आपको नहीं देखना है। बस ऐसे ही स्क्रीनशॉट अगर ज़्यादा इच्छा हो तो स्क्रीनशॉट लेते रहिए। नेक्स्ट है म्यूचुअल फंड, ये भी कई निवेशक जो हैं धन को एकत्र करके एक पेशेवर प्रबंधक को देते हैं, जिससे प्रबंधक हो गए। ये आपको क्या होता है कि आप अलग-अलग शेयर मार्केट में खरीदारी करते हैं, तो क्या होता है कि आप रिस्क अगर नहीं उठाना चाहते हैं, तो कई जो निवेशक होते हैं, कई लोग मिलकर एक म्यूचुअल फंड में दे देते हैं। एक म्यूचुअल मतलब इतना लोग मिलकर एक फंड बना लेते हैं। इसके एक प्रबंधक होते हैं, जो कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती हैं, उसमें शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड होता है, तो इत्यादि सभी ले जाकर और ये एक आपको एक कंपनी में
निवेश करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें स्टॉक एक्सचेंज की, तो स्टॉक एक्सचेंज में एक बीएसई है और एक एनएसई। बीएसई का अर्थ होता है बॉम्बे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एनएसई का है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है 1875 में सबसे पुराना है, एशिया का सबसे पुराना है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसका पुराना नाम नेटिव शेयर और स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके चेयरमैन आप देख लीजिएगा अभी कौन है, ठीक है। ये सभी देख लीजिए। इसमें टॉप 30 सूचीबद्ध कंपनियां होती हैं जिसको सेंसेक्स के रूप में माना जाता है। जैसे क्या होता है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है कि कंपनी घाट, जैसे कि जो शेयर मार्केट जो है, मार्केट घाटे में है या फिर फायदे में, तो 30 को कंपनी जो है, टॉप 30 कंपनियां जो होती हैं उनको शामिल किया जाता है। ये अगर कंपनियां तीसों घाटे में चल रही हैं तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है घाटे में माना जाता है। अगर ये तीसों कंपनियां जो फायदे में चल रही होती हैं तो ये फायदे में माना जाता है। और वही अगर बात करें एनएसई की, तो एनएसई में की स्थापना 1992 में हुआ। सॉरी, ये हमें बार बार परेशान कर रहा है, ठीक है। एनएसई जो है, एनएसई की स्थापना 1992 में हुआ है और ये मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और जो चेयरमैन है इसके देख लीजिएगा, आप इसको मिला लीजिएगा। इसके बाद इसमें इंडेक्स, इसमें 50 सूचीबद्ध कंपनियां होती हैं जिसे निफ्टी कहा जाता है। तो इसको, इसका मापन होता है निफ्टी 50, ठीक है। निफ्टी 50 का अर्थ है 50 टॉप कंपनियों को देखा जाता है जिसमें कि वे कंपनियां जो हैं अगर वे फायदे में रहती हैं तो फायदा एनएससी फायदे में रहता है, और अगर एनएस ये 50 कंपनियां घाटे में चलती हैं तो एनएससी घाटे में चलता है, ठीक है। विश्व के प्रमुख शेयर धारक हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको याद कर लीजिएगा कि जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, डो जोन्स इसका सूचकांक है। जैसे सेंसेक्स और निफ्टी है उस प्रकार इसका डो जोन्स है। विश्व का पहला ई शेयर मार्केट जो कि है वो NASDAQ न्यूयॉर्क में है। NASD इसका 100 जो है, 100 कंपनियां लिस्टेड हैं। इसका सूचकांक है, जापान की है निक्की और चाइना का कंपोजिट इंडेक्स है। थाईलैंड का जो है सेट है और लंदन का FTSE 100 है। फ्रांस का CAC 40 है। जर्मनी का DAX है और सिंगापुर का सीमेक्स है। और इसके बाद बात करें पाकिस्तान का, तो ये KSE है। नेक्स्ट है कि इसमें कुछ टर्म है आपको नहीं पढ़ना है कि बुल क्या होता है, कि तेजड़िए जब निवेशक को बाजार में, आपको पढ़ना नहीं है। ये सभी जो निवेशक हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको नहीं पूछता है एग्जाम में। पूंजी बाजार पूंजीकरण और निवेशक जो है ये भी, हाँ ये पढ़ना है। एक सेकंड, हमको ये तो परेशान कर दिया। ओह, जो बाजार पूंजीकरण और निवेशक की बात करें तो मार्केट कैपिटल है, इरिटेट कर, मार्केट कैपिटल है वर्तमान शेयर इनटू जारी शेयर। इसमें क्या होता है कि लार्ज कैपिटल कंपनियां क्यों होती, कौन होती हैं, तो 20 करोड़ से अधिक की अगर व्यापार जो कंपनियां कर लेती हैं उसे लार्ज कैपिटल कंपनी कहते हैं। मिड कैपिटल जो है 20 करोड़ की व्यापार नहीं, 20 करोड़ से ज्यादा की अगर कंपनियां हैं, वैल्यू मार्केट वैल्यू है, तो उसे लार्ज कैपिटल कंपनी कहते हैं। मिड कैपिटल 5 से 20 करोड़ के बीच में है अगर, और स्मॉल कंपनी कैपिटल कंपनी जो है 5 करोड़ की कैपिटल धारण करती हैं, उन्हें हम कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखें कि एंजल, ये भी आपको नहीं पढ़ना था, केवल ये पढ़ना था, ठीक है। सेबी देखें तो सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, इसकी स्थापना 1988 में हुआ था गैर सांविधिक निकाय के रूप में। ध्यान रखिएगा कि ये गैर सांविधिक निकाय है और 1992 में एक वैधानिक दर्जा इसको प्रदान किया गया। हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके एक चेयरमैन है, अब ये बदल गए हैं, सेबी के तुहिनकांत पांडे बने हैं, तुहिनकांत पांडे बने हैं, ठीक है। और ये 2 फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं जो कि सदस्य, जो कि 2 फाइनेंस मिनिस्टर सदस्य जो है मनोनीत की करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। एक आरबीआई का सदस्य होते हैं और 5 अन्य सदस्य होते हैं, जिसमें 3 पूर्णकालिक होते हैं। तो कहाँ कहाँ इसका हेडक्वार्टर है, कहाँ कहाँ हेडक्वार्टर है इसका, तो दिल्ली में हेडक्वार्टर है,
मतलब हेडक्वार्टर मुंबई में है, ब्रांच दिल्ली में है, कोलकाता में है और फिर चेन्नई में ब्रांच है, ठीक है? तो हेडक्वार्टर बॉम्बे में है। एक कंपनी जो है ईश्वर होती है, एक ब्रोकर होते हैं जो इंटरमीडिएटरी होते हैं और एक निवेशक होते हैं, जहाँ पे आप निवेश मतलब कर लेते हैं, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप इतना समय तक हमें देखें। एक और बात, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ऑन कर लें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है, हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो कृपया करके जो चैनल हो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो लाइक करें और जो भी सुझाव हो, थोड़ी-सी जो हमारी सिस्टम है, सिस्टम में प्रॉब्लम है, लेकिन कंटेंट और वीडियो ऑडियो से संबंधित है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, ठीक है? मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।